Hello students, once again welcome to class 10th SST chapter 1 development by SJP sir. My topic is how to compare different countries or states along with public facilities. Means how, on what factor this in this portion, I will try to explain the topic word by word from NCERT book along with activity. Hello students, myself SJP. Today I am going to take a new topic of economics class 10th, the very first chapter, development. My topic is how to compare different countries or states. किस तरह से हम अलग अलग देश और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे. यू माइट हैव आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. आपने अक्सर आपको पूछना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट टाइप्स का डेवलपमेंट. हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड. अक्सर जो है हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ को हम विकसित कहते हैं, डेवलप्ड कहते हैं, एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड, और कुछ देशों को हम अंडर डेवलप्ड यानी अभी विकसित नहीं हुए. सो बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन. इस पॉइंट पर आने से पहले चलिए एक दूसरा क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़. जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं भी हो सकती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, एज वेल एज डिफरेंसेस, उनमें भेद भी हो सकता है. सो विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम. हम किस पहलू को इस्तेमाल करके हम उनकी तुलना करें. लेट अस लुक एट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. चलिए क्लास में ही देखते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स. अब अलग अलग बच्चों की तुलना हम कैसे करें. दे डिफ़र इन देयर हाइट. एक तो उनकी हाइट अलग अलग है, उनका हेल्थ अलग अलग रहता है, उनमें प्रतिभा अलग अलग है, टैलेंट्स अलग अलग हैं, एंड इंटरेस्ट्स, और उनकी दिलचस्पी अलग अलग चीज़ों में है. सो द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन. जो बहुत तंदुरुस्त बच्चा है, बहुत ही स्वस्थ बच्चा है, वो पढ़ाकू नहीं हो सकता, पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी डिफरेंट वन. और जो फ्रेंडलीस्ट वन, जो बच्चा जो है बहुत ही तेज़ बुद्धि का है, बहुत ही तेज़ दिमाग का है, वो उसके अंदर मित्रता की भावना नहीं होती है, वो बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर नहीं रखता. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. तब हम बच्चों को कैसे कंपेयर करें, उनकी तुलना कैसे करें. द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिफरेंट ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन. अब कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरीका यूज़ करेंगे. सो वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम. एक स्पोर्ट्स टीम या डिबेट टीम या म्यूज़िक टीम या पिकनिक ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के लिए हम अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं. स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन. और फिर भी अगर हम एक दूसरे पर्पस पर विचार करें कि वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कौन सा तरीका चूज़ करते हैं. हाउ शैल वी डू इट. और कैसे हम जो है उनकी तुलना करेंगे उनके सर्वांगीण विकास के पॉइंट पर. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रायः हम क्या करते हैं, वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक या एक से अधिक उनके लक्षणों को लेते हैं हर बच्चे के, हर व्यक्ति के, और उस लक्षण के आधार पर हम उनकी तुलना करते हैं. सो ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. निश्चित रूप से इसमें भेदभाव हो सकता है कि कौन सा हम जो है वो महत्वपूर्ण लक्षण, कौन सा महत्वपूर्ण तरीका, कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट पे विचार करके हम लोगों की तुलना कर सकते हैं. सो दिस
इज़ फ्रेंडलीनेस। एक करेक्टरिस्टिक होती है फ्रेंडलीनेस, मतलब जिन बच्चों में फ्रेंडली नेचर होता है उस आधार पे हम तुलना कर सकते हैं। एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जिन बच्चों में सहयोग की भावना होती है, सहयोग की भावना वाले कैरेक्टरिस्टिक पर हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी कैसी है, उनके अंदर रचनात्मकता कितनी है, उस आधार पे हम उनका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। और मार्क्स सिक्योर्ड, किस हिसाब से उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं, उस आधार पे भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बना करके उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू डेवलपमेंट टू, ये सही डेवलपमेंट भी है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। निश्चित रूप से डेवलपमेंट के लिए ये भी सही है कि अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं, तो उनकी जो इनकम को हम कंसीडर करेंगे। यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए कि उनकी इनकम क्या है। यानी हम टोटल नेशनल इनकम का जो है पहले जानने का प्रयास करते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है, आर मोर डेवलप्ड, वो कंट्रीज़ हमारी क्या होती हैं, मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद लेस इनकम। जिस कंट्री की इनकम लेस है और जिस कंट्री की इनकम मोर है, तो मोर इनकम वाली कंट्री को हम मोर डेवलप्ड कहेंगे लेस इनकम वाले की अपेक्षा। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। अगर किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि उस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद सकते हैं। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, और लोग जो भी चाहते हैं, जो उन्हें होना चाहिए, जो उनके पास, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। अधिक इनकम की बदौलत वो हर वो चीज़ खरीद सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट गोल। इसलिए ग्रेटर इनकम को हम एक इम्पॉर्टेंट गोल कह सकते हैं किसी कंट्री का। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब हम कंट्री की इनकम क्या है वो कैसे जानेंगे। करेंटली इस समय हमारे कंट्री की इनकम क्या है उसे हम कैसे जान पाएंगे। So we can say intuitively the income of the country is the income of all the residents of the country। किसी भी कंट्री का टोटल इनकम क्या होता है, उस कंट्री के हर नागरिक की कमाई क्या है, उसको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाता है। यानी जैसे इंडिया में 1 अरब 25 करोड़ जनसंख्या है, तो हर व्यक्ति की इनकम क्या है सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, तो वही जो टोटल आता है वही हमारी कंट्री का नेशनल इनकम है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इस तरह से हमें इन कंट्री का टोटल इनकम आ जाता है जब हर सिटीज़न की इनकम को ऐड कर देते हैं। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़ टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेज़र। जबकि अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा कम देश विकसित है, टोटल इनकम जो होता है ये यूज़फुल मेज़र नहीं है, ये यूज़फुल पैमाना नहीं है, यूज़फुल जो है स्टैंडर्ड नहीं है। सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉपुलेशन है, तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए हम टोटल इनकम कंपेयर करने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस कंट्री की इनकम क्या है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ दैन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। क्या एक कंट्री के लोगों के हालात दूसरे कंट्री के लोगों के हालात से बेटर हैं। हैंस वी कंपेयर एन एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम। इस प्रकार से हम एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं, ना कि टोटल इनकम को। मतलब हमारी जो एवरेज इनकम है वही टोटल इनकम है, यानी हर व्यक्ति की इनकम को
हम जो है अगर उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। सो ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब अगर हम टोटल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो उस कंट्री की हमें क्या पता चल जाती है कि टोटल इनकम क्या है, यानी द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में इसे मैथमेटिकल तरीके से हम बता सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। सो इन दिस वे वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, that is equal to total national income upon total population. This is a formula to calculate average income or per capita income. First we will find out total national income and we should know the total population of the country. When we divide with them, then we will find the actual per capita income, per head income. On the basis of this formula we can calculate per capita income. Okay. So in वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं, दैट वाज ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। दिस क्राइटेरियन इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। इस क्राइटेरियन पर हम कंट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक के बेस पर। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,736 यूएस डॉलर पर एनम, एक साल में अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,736 यूएस डॉलर है एंड अबव, या इससे अधिक है, ये 2013 का केस है, 2013 का, तब आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़, तब उस कंट्री को हम रिच कंट्रीज़ कह सकते हैं। यानी ऐसी कंट्रीज़ जिनकी पर एनम प्रति वर्ष 12,736 यूएस डॉलर की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, तो ऐसी कंट्रीज़ को हम रिच कंट्रीज़ कहेंगे या इससे अधिक आय हो। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1,045 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़, यानी जिन कंट्रीज़ की 2013 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम 1,045 यूएस डॉलर से कम है, ऐसे कंट्रीज़ को हम लो इनकम कंट्रीज़, बहुत कम आय वाला कंट्री कहेंगे। सो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। इंडिया किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, मध्यम वर्ग में, मतलब उसकी इनकम जो है कम और मिडिल में है, क्योंकि इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013 वाज जस्ट 1,570 यूएस डॉलर ओनली, दैट इज़ approx more than less income countries, that is this income is per annum. So the rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. इसलिए जो countries rich हैं, ऐसे countries को अगर हम exclude कर दें, उनको छोड़ दें, जो Middle East and certain other small countries हैं, तो ये सारी countries हमारी क्या हैं? They are called developed countries. So we can try understand per capita income. Per capita income is also known as average income, and per capita income is the ratio of total national income to the total population of a country. And those countries whose per annum per capita income is
$12,736 or more, they are called developed countries according to 2013, and those countries according to 2013 whose per capita income was less than $1,045, they are called low income countries. Come on, let us discuss average income. Children, to discuss this topic, we have got average income. You know, average income, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. एवरेज जहाँ एक तरफ कंपैरिजन के लिए बहुत यूज़फुल तो है, लेकिन ये डिस्पैरिटीज़ को छुपाती हैं, जो उनके अंदर जो भेदभाव है, उनमें जो कमियां हैं, जो मतभेद है, उसको ये छुपा लेती हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज़. चलिए हम टू कंट्रीज़ को कंसीडर करते हैं, ए एंड बी. ए और बी दो कंट्रीज़, इनको हम कंसीडर करते हैं फॉर द सेक फॉर सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए. वी हैव अज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच. चलिए हम मान लेते हैं उस कंट्री में केवल 5 नागरिक हैं, 5 सिटीज़न हैं. एंड बेस्ड ऑन डाटा इन टेबल 1.2 बिलो, ये जो हमारे सामने टेबल है उसमें जो डाटा है उस पर बेस्ड है. चलिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इनकम फॉर बोथ दी कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की एवरेज इनकम. तो हियर मंथली इनकम्स ऑफ सिटीजन्स 2012 इन रुपीज़. सो कंट्री ए, उसमें फर्स्ट सिटीजन की इनकम है 9,500, सेकंड सिटीजन की इनकम है 1,500, थर्ड सिटीजन की इनकम है 89,800 एंड इसकी 10,000 एंड फिफ्थ की 10,200. तो हम क्या करेंगे, इन पाँचों को जोड़ देंगे. वी विल ऐड ऑल दिस 5 और पूरे को 5 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा एवरेज आ जाएगा. वेरी सिंपल. 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200, इट विल कम टोटल नेशनल इनकम. अब इसी टोटल नेशनल इनकम को हम जो है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5, केवल 5 पॉपुलेशन है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे. पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा. इसी तरह कंट्री बी में भी पाँचों को डिवाइड करके 5 से, पाँचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी एवरेज आ जाएगा. तो विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज़. अगर इन दोनों का एवरेज इनकम सेम आता है, तो क्या आप दोनों कंट्रीज़ में खुश हैं रहने के लिए. आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों जो है बराबर मात्रा में डेवलप्ड हैं. परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी. शायद कुछ लोग बी कंट्री में रहना पसंद करेंगे. इफ़ वी आर अस्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स 5th सिटीजन. अगर हम 5th सिटीजन में आते हैं, 5th सिटीजन की इनकम है 48,000, तो 5th सिटीजन के इनकम के आधार की जितना अगर हमें इनकम मिले, तो हम बी कंट्री में रहना पसंद करेंगे. If it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A. और अगर हम लॉटरी के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर सिटीजन्स जो है कंट्री ए में भी रहना पसंद करेंगे, वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहेंगे. इवन दो बोथ द कंट्रीज़ हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम. हालांकि दोनों कंट्रीज़ का एवरेज इनकम बराबर है. कंट्री ए इज़ प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ए कंट्री जो है इसलिए लोग उसको पसंद करेंगे कि क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति की आय जो है थोड़ा बहुत ही कम है और सबकी अच्छी इनकम है. इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर. क्योंकि जो ए कंट्री है उसमें लोग ना तो ज़्यादा गरीब हैं ना ज़्यादा अमीर हैं. जबकि दूसरी तरफ मोस्ट सिटीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर. बी कंट्री में 4 सिटीजन तो एकदम से गरीब हैं एंड 1 पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रिच. केवल एक व्यक्ति 5वां सिटीजन बहुत अमीर है. तो हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. हालांकि हमने एवरेज इनकम से तो देखा
कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है कौन सा नहीं है, लेकिन उसके अंदर की कुछ डिस्पैरिटीज़, कुछ कमियां वो बनी हुई हैं जिसे हम एवरेज इनकम से दूर नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस लुक दिस कार्टून। कंट्री विद नो रिच एंड पुअर। ये एक कंट्री है जिसमें ना तो कोई रिच है और ना ही कोई पुअर है। वी में हियर जो है चेयर्स बने हैं और इसको ये कोई किसी भी चेयर पे बैठ सकता है, क्योंकि इसके हर व्यक्ति जो है ना तो ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा गरीब है। और यहाँ पे क्या है, कंट्री विद रिच एंड पुअर में 4 कुर्सियाँ बनी हैं, जिसमें एक ही मतलब जो है इसमें रिच है और ये जो है 2 ही कुर्सी है और उसमें जो है 4 लोग हैं जो कि गरीब है। कहा वी मेड दिस चेयर्स एंड ही टुक देम। और ये चेयर बना है, इसको इसने लिया। ये कह रहे हैं वर्कर्स हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने ये कुर्सी बनाई और इसने ले ली, इसको ख़रीद ली। और ये क्योंकि ये रिच है और ये लोग जो है सारे ही रिच हैं। अब 4 कुर्सी पे 5 लोग बैठे हैं। सो वी विल डिस्कस these exercises one by one। कह रहा है गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन सिचुएशन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस इट वेरी इजीली। वी कैन से दैट एवरेज इनकम ऑफ 2 countries, average speed of 2 vehicles over a distance, average height of the students in 2 different classes of a school can be these 3 examples। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, एवरेज इनकम ऑफ 2 countries। दूसरे तरीके से एवरेज स्पीड ऑफ 2 vehicles ओवर अ डिस्टेंस, मतलब एक निश्चित दूरी में 2 व्हीकल्स की एवरेज स्पीड क्या है। या एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2 डिफरेंट क्लासेस, 2 अलग अलग क्लासेस में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है। इस तरीके से हम एग्जांपल दे करके एवरेज को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एवरेज इनकम हमारे लिए डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। सो वी कैन से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न एंड ऑल्सो गिव्स सम आइडिया अबाउट द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Prosperity of a country depends not only on its income but also on the number of people who would share it. In case the number of people is large, the average income will be less. This is the case in India. So in this manner we can think that average income is an important criterion for development. Okay. Third question says besides sizes of per capita income, what other property of income is important in comparing 2 or more societies? So in this question we can give our views that not only per capita income but also homogeneity or equity of performance should be reflected while comparing 2 or more societies. If a society has higher per capita income but much of its income is with a small group, then it cannot reflect the development of the society. Similarly, when a society has little less per capita income but inequality is quite less and almost all sections of the society contribute to the income, it reflects inclusiveness and real development. In economic term, inequality index is called Gini index. So along with per capita income, Gini index is an important factor in comparing 2 or more societies. Okay.
Then we come on fourth question. Suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all sections of the economy have become better? Illustrate your answer with examples. यानी सपोज रिकॉर्ड्स शो, जो हमारे रिकॉर्ड्स है ये शो कर रहा है कि एवरेज इनकम इन अ कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो बढ़ रही है एक पार्टिकुलर पीरियड में. सो इससे आप कैसे कंक्लूड करेंगे? कैन वी कंक्लूड दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर? क्या हमारे हर सेक्शन की इकोनॉमी बेटर है? तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर कैन नॉट बी कंक्लूडेड बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी मे हैव बिकम बेटर और वर्स. एन एग्जाम्पल इज द करंट सिचुएशन इन इंडिया where the average income has increased every year. The services sector has increased very much, but agriculture is having virtually no growth. और सेक्टर्स तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है. इस तरीके से हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ लो इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स. तो इसमें हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 वाज मोर देन $1,035 per annum and less than $12,616 per annum. Okay, and the last one we can say from the text find out per capita income level that I have explained. And sixth one is telling write a paragraph on your notion of what should India do or achieve to become a developed countries. So we can say few points on behalf of that. You can write the paragraph. That is, developed countries are having per capita income more than $12,616 per annum as per 2012 data, but India has staggering $1,530 as per capita income. So India should keep its focus on inclusive growth. Some necessary steps should be taken as: first, modernization of agriculture is necessary. Second, industry sector should be encouraged. Third, export oriented industries should be increased. Fourth, service sector should create more employment. Again, only per capita income is not a satisfactory factor to become a developed country. Better quality of life should be ensured. Some sections should be necessarily improved in this aspect, like improvement in health sector, that is primary health, etc. Second one, improvement in education sector, that is 100% literacy rate should be achieved. So improvement in average income along with ensuring that high quality of life can only put India in the list of developed countries. Okay.